अध्याय 25 नाइट रेंजर। शी-फेंग के शब्दों ने अन्य सदस्यों को भ्रमित कर दिया। क्या वह सिर्फ एक गर्जना नहीं थी? ध्यान देने लायक क्या था? जब शी-फेंग ने सभी के तिरस्कारपूर्ण भाव देखे तो वह गंभीर स्वर में बोले, तुम सब ध्यान से सुनो हेल्स रोर, उतना आसान नहीं है जितना तुम समझते हो। अभी मेरी बात मानो और आगे बढ़ो। अगर कोई गलती करे तो मुझे दोष मत देना, मैं तुम्हें तुरंत दल से निकाल दूंगा। शी-फेंग के इस तरह के उपदेश सुनकर बाकी सभी सदस्य गंभीर हो गए। कोई भी दल छोड़कर जाना नहीं चाहता था। थोड़ी देर में कोला और मैं आगे चलेंगे लोनली स्नो, तुम बीच में रहकर ओरेकल की रक्षा करना। ब्लैकी, तुम और समनर पीछे चलना। याद रखना, किसी भी हालत में तुम्हें अपनी संरचना नहीं तोड़नी है। मेरे आदेश के बिना किसी को भी पहले हमला करने की अनुमति नहीं है। क्या तुम सब समझ गए? शी-फेंग ने समूह को संरचना के मूल सिद्धांतों को एक बार फिर समझाया। शी-फेंग ने गार्जियन नाइट कोला को आगे चलने की अनुमति इसलिए दी थी क्योंकि उसने कोला को अपने सभी फ्री एबिलिटी पॉइंट्स एंड्योरेंस में लगाने दिए थे। अब उसका एपी 310 हो गया था। इतने एपी के साथ कोला थोड़ी देर और टिक सकता था और शी-फेंग का कुछ बोझ कम कर सकता था। भगवान के क्षेत्र में मौजूद कालकोठरियां अन्य वर्चुअल रियलिटी गेम्स की कालकोठरियों से बिल्कुल अलग थीं। कालकोठरियों के भीतर स्वतंत्रता का स्तर बहुत ऊंचा था और वे स्वयं भी बहुत विशाल थीं। कई खिलाड़ी समूह तो घंटों तक कालकोठरी में भटकते रहे, लेकिन उन्हें एक भी बॉस नहीं मिला। हालांकि मृत्यु वन उतना विशाल नहीं था, फिर भी उस अंधेरे और अंधकार में जंगल में खो जाना संभव था। अगर कोई खो जाए तो शी-फेंग सिर्फ हे कहना चाहता था। डेथली फॉरेस्ट का सबसे डरावना पहलू यह था कि जंगल में प्रवेश करने के बाद खिलाड़ी रास्ता भटक सकते थे। अंततः खिलाड़ी रहस्यमय तरीके से एक के बाद एक मरते चले जाते थे। शी-फेंग के पिछले जीवन में अनगिनत खिलाड़ी जंगल में गए थे और बिना किसी राक्षस का सामना किए बार बार इसी तरह मरते रहे। अगर उनकी किस्मत अच्छी होती और उनका सामना किसी राक्षस से हो जाता तो उनकी पूरी टीम खत्म हो जाती। कई गिल्ड विशेषज्ञों द्वारा इसे करने के बाद ही सभी को डेथली फॉरेस्ट की भयावहता का एहसास हुआ। उन्होंने स्वीकार किया कि यह एक भयानक कालकोठरी थी जिसे लेवल 5 तक पहुंचे बिना पार करना असंभव था। जब शैरो गिल्ड लेवल 5 पर पहुंचा तो उन्होंने डेथली फॉरेस्ट में रास्तों की खोजबीन करने के लिए सैकड़ों खिलाड़ियों को संगठित किया। डेथली फॉरेस्ट के नक्शे को स्पष्ट रूप से समझने के लिए उन्होंने सैकड़ों जिंदगियां कुर्बान की। संपूर्ण डेथली फॉरेस्ट में 36 रास्ते थे, हालांकि उनमें से केवल 3 ही पहले बॉस विली तक ले जाते थे। इन तीनों रास्तों पर कई खिलाड़ियों की जानें जा चुकी थीं। इनमें से 2 रास्ते बेहद खतरनाक थे। पर्याप्त शक्ति के बिना मृत्यु ही एकमात्र परिणाम होता। केवल एक ही रास्ता ऐसा था जिस पर बहुत कम राक्षस थे। शी-फेंग के नेतृत्व में सभी लोग जंगल में चले गए। जंगल में प्रवेश करते ही सभी ने पाया कि जंगल में बहुत सारे रास्ते थे। उन्हें नहीं पता था कि सही रास्ता कौन सा है। हालांकि शी-फेंग ने बिना किसी झिझक के एक रास्ता चुन लिया। बाकी सभी लोग सतर्क रहते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगे। लगभग 5 मिनट चलने के बाद उनका सामना पहले राक्षस से हुआ। अचानक सभी लोग तनावग्रस्त होने लगे। जल्दबाजी में कोई काम मत करो, मेरी बात मानो, शी-फेंग ने जोर से चिल्लाकर कहा। उनके सामने केवल एक लेवल 2 एलीट मॉन्स्टर नाइट रैबिट था। हालांकि कालकोठरी की मजबूती के कारण इसके आक्रमण, रक्षा और एचपी में काफी वृद्धि हुई थी। इसका एपी बढ़कर 700 अंक हो गया था। कोला, तुम राक्षस को यहाँ बुलाओ। ओरेकल, उपचार पर ध्यान दो। बाकी सब मेरे आदेश के बिना हमला शुरू मत करना, शी-फेंग ने जल्दी से आदेश दिए। गार्जियन नाइट कोला ने घूंट भर लार निगली। वह सावधानी से नाइट रैबिट के हमले की सीमा की ओर बढ़ा। बाकी सभी बेहद घबराए हुए थे। हालांकि यह केवल लेवल 2 का एलीट था, लेकिन वे फिलहाल एक कालकोठरी के हेल मोड में थे। हालांकि सबकी घबराहट व्यर्थ थी। जैसे ही एक व्यक्ति के कद वाले नाइट रैबिट ने कोला को देखा, वह तुरंत उसकी ओर दौड़ पड़ा। कोला ने बड़ी कुशलता से नाइट रैबिट को अपनी ओर आकर्षित कर लिया था। इतना ही नहीं, आकर्षित करते समय वह घबराया भी नहीं। उसने अपने कवच का इस्तेमाल करते हुए नाइट
रैबिट के हमलों को रोकते हुए पीछे हटना शुरू कर दिया। हालांकि हर हमला कवच पर लगा, फिर भी नुकसान बहुत भयानक था। सिर्फ एक ही वार से 42 का डैमेज हुआ। जब तक कोला वापस दल के आगे आया, तब तक उसकी हेल्थ 1/3 कम हो चुकी थी। ड्राउजी स्लॉथ नाम के ओरेकल को अच्छी समझ थी कोला के उसके दायरे में आते ही उसने उसे उपचार देना शुरू कर दिया। हालांकि हर उपचार से कोला के एचपी में केवल 24 की वृद्धि हुई। यह कोला के एचपी को गिरने से रोकने के लिए बिल्कुल भी पर्याप्त नहीं था। भाई फेंग, क्या हम अभी भी हमला नहीं कर रहे हैं? ब्लैकी थोड़ा घबराया हुआ था इस समय। कोला की बची हुई एचपी उसकी कुल एचपी के 1/3 तक भी नहीं पहुंची थी। किसी ओरेकल को काल कोठरी में लाना सरासर गलती थी। हीलर पदों में ओरेकल की उपचार क्षमता सबसे कमजोर होती है। हालांकि शीफेंग ने यही चुना था, इसलिए ब्लैकी को इसे स्वीकार करना ही पड़ा। अब जब उनका एमटी मृत्यु के करीब था, तो हमला न करना अस्वीकार्य होता। रुको, शीफेंग ने दृढ़ता से कहा। समय धीरे धीरे बीतता गया। कोला लगातार अपनी ढाल का इस्तेमाल करके नाइट रैबिट के पंजों के हमलों को रोकता रहा, जबकि उसकी शक्ति लगातार कम होती जा रही थी। कोला की शक्ति केवल 20% ही बची थी। फिर भी शी फेंग ने अभी तक हमले का आदेश नहीं दिया था। जब सभी को लगा कि शी फेंग कोला को पाने की उम्मीद छोड़ चुका है, तभी एक उड़ता हुआ तीर जंगल को चीरता हुआ सीधे दल के भविष्यवक्ता ड्राउजी स्लॉथ की ओर जा गिरा। लोनली स्नो ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन ड्राउजी स्लॉथ की छाती पर सीधा तीर लगा। उसे 123 अंकों का भारी नुकसान हुआ। ऐसी ख्याल, शीफेंग चिल्लाया, आलस्य जीवनदान का प्रयोग करो। तुम्हें जो क्षति हुई है उसका उपयोग कोला को ठीक करने के लिए करो। ब्लैकी, नाइट रैबिट को रोके रखो ताकि कोला ठीक हो सके। लोनली, मेरे साथ आओ। बाकी सब लोग नाइट रैबिट पर हमला करो। उपचार के मामले में ओरेकल्स वास्तव में सबसे कमजोर थे। हालांकि ओरेकल्स की एचपी हेल्थ काफी अधिक थी, इसलिए उन्हें आसानी से एक ही शॉट में नष्ट नहीं किया जा सकता था। इसके अलावा शुरुआत में ओरेकल्स के पास 2 कौशल होते थे, एक था लाइफ प्रेयर और दूसरा था लाइफ पेमेंट। लाइफ पेमेंट के जरिए उपयोगकर्ता को मिले नुकसान को अन्य खिलाड़ियों के लिए उपचार में बदला जा सकता था। खेल के शुरुआती दौर में उपचारकर्ताओं के पास ज्यादा कौशल या उपकरण नहीं होते थे। ऐसी स्थिति में डेथली फॉरेस्ट में प्रवेश करते समय ओरेकल्स को अन्य उपचारकर्ताओं की तुलना में अधिक लाभ मिलता था। यही कारण था कि शीफेंग ने ओरेकल के बजाय पुजारी को चुनने का विचार छोड़ दिया था। अपना लेख पूरा करने के बाद शीफेंग जंगल की ओर दौड़ पड़ा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें भागने दूंगा? शीफेंग ने ठंडे लहजे में कहा और जंगल में भागती हुई काली परछाई को देखा। विंड ब्लेड, शीफेंग एक प्रेत में परिवर्तित हो गया और सीधे आगे बढ़ने लगा। शीफेंग ने नाइट रैबिट पर किसी को हमला करने से इसलिए रोका ताकि कोला को चारा बनाया जा सके। शीफेंग पर्दे के पीछे छिपे गुप्त षड्यंत्रकारियों को बाहर निकालना चाहता था। हालांकि नाइट रैबिट देखने में भयानक लगता था, लेकिन एक एलीट पार्टी बिना किसी परेशानी के एक साथ 2 या 3 नाइट रैबिट का सामना कर सकती थी। हालांकि शीफेंग के पिछले जीवन में एक लेवल 5 एलीट पार्टी के भी पूरी तरह से नष्ट हो जाने का कारण शीफेंग के सामने मौजूद काली परछाई थी। यह काली परछाई नाइट रैबिट को चारा बनाकर खिलाड़ियों को उस पर हमला करने के लिए उकसाती थी। दूसरी ओर यह काली परछाई हीलर्स पर पीछे से हमला करती थी। चूंकि नाइट रैबिट बाकी सभी को व्यस्त रखता था, इसलिए हीलर को बचाना संभव नहीं था। अंत में सभी मारे गए। डेथली फॉरेस्ट के अंदर अगर खिलाड़ी इस दुश्मन से नहीं निपटते, तो नतीजा यह होता कि उनकी पूरी टीम खत्म हो जाती। विंड ब्लेड से मिली बढ़ी हुई गति के साथ शीफेंग तेजी से उस काली परछाई के पास पहुंच गया। शीफेंग ने 3 तलवार के वार किए और काली परछाई के आगे बढ़ने का रास्ता रोक दिया। काली परछाई जानती थी कि वह बच नहीं सकती। उसने तुरंत पीछे मुड़कर शीफेंग के हमले को रोकने के लिए 2 चाकू निकाल लिए। धत धत धत, अगाध तलवार के साथ शीफेंग की शक्ति भयावह रूप से उच्च थी। उसके हमलों से अंधकारमय साया 3 कदम पीछे हट गया और हर कदम पीछे हटने पर उसे 10 से अधिक का नुकसान हुआ। अंत में चंद्रमा की रोशनी में
अंधकार में साया प्रकट हुआ। नाइट रेंजर स्पेशल एलीट लेवल 2 HP 1458/1500। नाइट रेंजर को पीछे हटते देख शी फेंग ने उसे मौका दिए बिना तुरंत एबिसल बाइंड का इस्तेमाल किया। 9 गहरे काले रंग की जंजीरें प्रकट हुईं और नाइट रेंजर को जकड़ लिया, जिससे वह 3 सेकंड तक हिल नहीं सका और उसकी रक्षा क्षमता 100% कम हो गई। गरजती हुई चमक घटना 81, 98, 119 और 124 का नुकसान हुआ। जब दोनों कौशल प्रभावी हुए तो भारी मात्रा में क्षति हुई, जिससे नाइट रेंजर की 1/4 एपी कम हो गई। नाइट रेंजर चाहे कितना भी सक्षम क्यों न हो, वह 9 जंजीरों के बंधन से मुक्त नहीं हो सका। वह केवल 3 सेकंड तक चुपचाप मार खाता रहा। शी फेंग ने पूरी ताकत से तलवार के वार बरसाए और नाइट रेंजर की छाती के अहम हिस्से को भेद दिया। जब तक नाइट रेंजर बंधनों से मुक्त हुआ, तब तक उसकी बची हुई HP 700 से भी कम रह गई थी। दुष्ट इंसान! नाइट रेंजर क्रोधित हो उठा। उसने अपनी दोनों तलवारें आंधी की तरह लहराईं और शी फेंग को अपनी चपेट में ले लिया। इसी क्षण लोनली स्नो ने आखिरकार नाइट रेंजर को पकड़ लिया। उसके एक हमले से नाइट रेंजर बेहोश हो गया और साथ ही उसकी आंधी जैसी तेज तलवार टूट गई। शी फेंग ने इस मौके का फायदा उठाते हुए नाइट रेंजर की गर्दन पर वार किया। लोनली स्नो ने नाइट रेंजर पर अपनी बड़ी कुल्हाड़ी भी लहराई। जब तक नाइट रेंजर जागा, उसके पास बहुत कम HP बची थी। नाइट रेंजर ने अचानक अपनी दोनों तलवारें लोनली स्नो की ओर चलाईं, जिससे वह पीछे की ओर उड़ गया और उसे 64 का नुकसान हुआ। नाइट रेंजर ने अपना सिर घुमाकर शी फेंग को घूरा, एक बार फिर अपनी दोनों तलवारें लहराईं और शी फेंग की गर्दन पर क्षैतिज रूप से वार किया। धत! शी फेंग ने अपनी तलवार से पैरी का इस्तेमाल किया। नाइट रेंजर को पलटवार का कोई मौका दिए बिना शी फेंग ने उसे उठाकर पीछे फेंक दिया। फिर शी फेंग ने तलवार के कुछ वार करके नाइट रेंजर का सफाया कर दिया। शी फेंग ने आसानी से गिरी हुई दोनों चीजें उठा ली और फिर तुरंत कोला की मदद करने के लिए उसकी ओर दौड़ पड़ा। किनारे पर लेटे हुए लोनली स्नो शी फेंग के फुर्तीले कौशल को देखकर दंग रह गए। सदमे से उनका दिल भर गया और वे शी फेंग को सहारा देने के लिए उनके पीछे जाना भी भूल गए। क्या राक्षसों को मारने का भी कोई तरीका था?